हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो लेक्चर पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट लेक्चर। जी हाँ गाइज, यह इस लेसन का 5वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर इस लेसन का कवर कर लिया है। तो अगर आप अभी तक उनको नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो उन सारे वीडियोज का, उन सारे लेक्चर का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण। जी हाँ गाइस, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे ही रिलेटेड आगे का टॉपिक भी आपका बनेगा, लाइक अक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर निरक्षीय स्थिति की निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं गारंटी लेता हूँ एकदम आपको समझाने का। और उसके अलावा हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, हम इनके मात्रक, बीमा, प्रतीक सभी चीजें देखेंगे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ गाइस, और इन सारी चीज़ों का अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको बेस्ट नोट्स, हैंड रिटन के साथ साथ टाइपिंग नोट्स भी ऑल सब्जेक्ट का मात्र 309 रुपये में हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लास पर मिल जाएगी। तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से नोट्स बाई कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें फ्री भी अवेलेबल है, लाइक आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, उसका सॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं मान लेता हूँ कि जैसे हम लोग का कोई यहाँ बिंदु आवेश एक है प्लस क्यू। ठीक है, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो O पर स्थित है। एक बिंदु आवेश है जो O पे स्थित है, जिसपे प्लस क्यू आवेश है। देखिए इस प्लस क्यू आवेश के कारण एक इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मान लेता हूं कि इसी के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में ही, ठीक है, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में इससे, इस बिंदु से r दूरी पर इधर, ठीक है, r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, यहाँ क्या है, एक बिंदु P है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये चीज़ है, मैंने मान लिया है कि माना कि एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक ऐसे बिंदु O पर स्थित है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक K है। इसका मैं मान लेता हूँ कि परावैद्युतांक क्या है, K है। ठीक है, यानी यह एक माध्यम में स्थित है। देखिए आपको थोड़ा थोड़ा शुरू में दिक्कत होगा, लेकिन आप समझते जाइए अच्छे से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा अंत तक। ठीक है, तो देखिए इससे r दूरी पर, यानी इस बिंदु से यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है, तो मैं यहाँ r डाल देता हूँ, एक बिंदु यहाँ P है। और इसी बिंदु पे हमें क्या करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फार्मूला E इक्वल टू क्या होता है, F/Q0 होता है, या Q0 भी इसको बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या है कि इस फार्मूले में हमें F यानी बल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ लगने वाला बल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बल चूंकि दो राशियों के बीच ही हमेशा ज्ञात किया जाता है। अगर एक राशि हो, यानी एक कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ बल का कोई मतलब नहीं है। अगर दो चीज़ें हैं तभी हम कह सकते हैं कि इसके कारण इस पे बल लग सकता है, या इसके कारण इस पे, या एक दूसरे पे बल लग सकता है। तो इसीलिए यहाँ हम बिंदु P पे मान लेंगे कि एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा हुआ है, या हम रख देंगे। ठीक है, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पे लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करेंगे। अब चूंकि देखिए इसके कारण इस पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू के कारण इस पे जो लगने वाला वैद्युत बल है उसको ज्ञात करें। यानी बल की दिशा आपके इसके कारण इस पे बल लग रहा है, यानी बल की दिशा इधर ही होगी। आप जिधर बल लगाओगे बल की दिशा उधर ही होती है, तो आपकी बल की दिशा इधर ही होगी, F की दिशा। तो ये तो आपका पूरा फिगर हो गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, अब चलिए आगे इसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं। एकदम एक एक चीज़ें काफ़ी अच्छे से देखेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं और दोहराना चाहूँगा कि हमने क्या यहाँ पे चीज़ें की। देखिए यहाँ पे जो ये फिगर बनाए हम लोग, अगर आप डेरिवेशन करेंगे एग्जाम में तो आपको लिखना पड़ेगा। ये जो आप फिगर बनाए इसको यहाँ पे एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये सारा नोट्स में लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको आपको बता भी देता हूँ। आप ऐसे लिखिएगा कि माना कि एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम के बिंदु O पर रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। ठीक है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। आवेश प्लस क्यू से वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु जो r दूरी पे स्थित है P है, जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
ठीक है, क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम मान लेंगे, इसके लिए माना कि बिंदु P पे एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा हुआ है। ठीक है, तब प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 पे लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू, ठीक है, इतनी जो चीज़ है मैंने पीछे बोला उसको आप लिख लेंगे और उसके बाद लिखेंगे F इक्वल टू क्या होगा आपका। देखिए हमने कूलाम के नियमानुसार दो हमने फार्मूले पढ़े थे। फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था कि F इक्वल टू अगर दो हम लोग के आवेशित करें तो उनके बीच जो वैद्युत बल ज्ञात किया जाता है वो कूलाम के नियमानुसार ज्ञात किया जाता है। और उसके लिए हमने दो फार्मूले देखे थे पहले ही दूसरे लेक्चर में, शायद दूसरे लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग का क्या फार्मूला था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये फर्स्ट फार्मूला था। सेकेंड फार्मूला था क्या था? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब देखिए ये पहला वाला फार्मूला कहाँ लगाते हैं और ये सेकेंड वाला फार्मूला कहाँ लगाते हैं। देखिए पहला वाला फार्मूला जब लगाते हैं जब हम लोग जो आवेशित कण Q1 और Q2 हैं वो किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित न हो, और दूसरा ये फार्मूला हम कब लगाते हैं जब वो परावैद्युत माध्यम में स्थित हो। ठीक है, तो चूंकि ये हमने अभी माना कि ये जो प्लस Q आवेश है एक परावैद्युत माध्यम K में स्थित है, तो इसलिए यहाँ ये नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए और देखिए दो बिंदु आवेश हो गए, तो दो बिंदु आवेशों के बीच हम बल न कूलाम के नियमानुसार ज्ञात करते हैं। ये हम पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो देखिए कूलाम के नियमानुसार यहाँ F जो होगा वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी बोल सकते हैं इंटू के। ये वाला मैं फार्मूला ले रहा हूँ, ये वाला फार्मूला इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई अगर किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित हो तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा, कोई आवेश अगर परावैद्युत माध्यम में स्थित हो तो। और शुरू में ही हमने माना था कि ये जो प्लस Q आवेश है एक परावैद्युत माध्यम में स्थित है। ठीक है, तो चलिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यानी Q1 Q2 यानी दोनों आवेश का गुण है, यानी ये Q1 ये है और ये Q2 ये है। तो Q1 की जगह ये आपका ये हो गया और Q2 की जगह ये, तो Q2 की जगह ये Q0 है और बटा R स्क्वायर यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ देखिए ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पे भी R है तो R का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। बस ये प्लस Q आवेश के कारण इस प्लस Q0 पे, ठीक है, लगने वाला वैद्युत बल हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हमने ये हाँ बल क्यों ज्ञात किया, हमें तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए वो आपको आगे अभी पता चल जाएगा। बाकी की ये चीज़ें इधर वाली मैं मिटा लेता हूँ थोड़ा। ओके, 1 मिनट इसको मैं मिटा लेता हूँ। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ थोड़ा आप ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको मैं और नीचे कर लेता हूँ। ओके, मैं दूसरी कलर चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ हमें बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E इक्वल टू F/Q0 होती है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ वही चीज़ लिखेंगे हम कि परंतु, ठीक है, परंतु बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F/Q0, यही होगी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इस हमें क्या E इक्वल टू F/Q0 और यहाँ F का मान हमने पहले ही यहाँ पे निकाल लिया है, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0/R स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया है। तो यहाँ जो F है इसका मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे इस चीज़ का हम लोग मान रख देते हैं। ये पेन कलर में अलग चूज कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए E इक्वल टू, देखिए ये F हमने अभी ये ज्ञात किया है। F यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q इंटू Q0/R स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ F के जगह। तो मैं F के जगह इसको लिख लेता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू Q इंटू Q0/R स्क्वायर। देखिए ये चीज़ है, मैंने ये वाली चीज़ यानी F के बराबर है तो यहाँ F की जगह ये चीज़ रख ली और बट्टा में Q0 है तो मैं बट्टा में Q0 यहाँ पे, या Q0 बोली या Q0, वही एक ही चीज़ हुआ, तो मैं उसको बट्टा में कर लेता हूँ। तो यहाँ होल बट्टा में ये आपका
Q0। देखिए यहाँ F बटा Q0 था और F का मान हमें पता था कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू K इंटू Q1 Q0 बाई R स्क्वायर, क्योंकि हम पहले ही इस चीज़ को ज्ञात कर लिए तो F की जगह मैंने रख दिया और ये Q0 नीचे है तो Q0 को उसी तरह मैं रहने देता हूँ। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ को हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे मैं इसको भी आपको एकदम अच्छे से एकदम बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ चूंकि आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ नीचे, ठीक है, ये हम लोग का मेन बट्टा है और देखिए कोई भी चीज़ हो गई जैसे 3 है और इसका हम ये ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, तो नीचे वाला हम 1 कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो उसी तरह ये Q0 है तो इसका बट्टा में हम 1 कर सकते हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए ये क्या होगा कि ये वाली चीज़, ये जो आपको नीचे जो ये चीज़ दिख रही है ये ऊपर जाएगी, यानी इस बट्टा से ऊपर जाएगी तो यहाँ आकर गुणा होकर पलट जाएगा। ठीक है, तो चलिए वो किस प्रकार होगा उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। वो कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा 1 मिनट। यहाँ पे E इक्वल टू आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये तो आपका जो पहले से है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q इंटू Q0 बटा R स्क्वायर। इस चीज़ को तो मैं रख लेता हूँ इसी तरह। अब देखिए ये वाली जो चीज़ है इतनी, ये ऊपर जाएगी तो गुणा होकर पलट जाएगी, यानी गुणे 1/Q0 इस तरह पलट जाएगी। क्लियर है। अब थोड़ा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे चलिए हम चीज़ों को यहाँ पे काटते हैं। यहाँ पे एक जैसी चीज़ें कौन सी है, देखिए ये Q0 और Q0 ये कट गया और कोई भी नहीं कटेगा, यानी फाइनली यहाँ E इक्वल टू आपका क्या निकल कर आ गया, E इक्वल टू निकल कर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, ठीक है, इंटू Q और बटा, अब देखिए यहाँ 1 से गुणा होगा तो कोई नहीं और इधर कुछ नहीं तो वही R स्क्वायर। यानी ये आपका फाइनली फार्मूला निकल कर आ गया किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E का, अगर हम लोग का बिंदु आवेश किसी परावैद्युत माध्यम K में रखा हो तब E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू Q बटा R स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर अभी हमने ऊपर जो देखा, अगर परावैद्युत माध्यम में हम लोग का जो आवेश था वो न रखा हो, ठीक है, तब क्या होगा, तब यानी वायु अथवा निर्वात में स्थित हो तो वायु अथवा निर्वात के लिए जो K का मान होता है हम सब जानते हैं, हम पीछे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वायु तथा निर्वात के लिए जो ये K का मान होता है 1 होता है। तो तब क्या फार्मूला होगा, जब हमने देखा ना यहाँ कि हम लोग का ये जो बिंदु है यहाँ पे प्लस Q0 था जो O पे स्थित था, वो किसी परावैद्युत माध्यम K में स्थित था। अगर परावैद्युत माध्यम K में न स्थित हो, यानी परावैद्युत माध्यम कहने का मतलब किसी कांच, जैसे कांच पदार्थ हो गया, कांच आपका है उसके अंदर, अगर उसके अंदर ना होकर वायु में स्थित हो या फिर निर्वात में स्थित हो तब क्या होगा, तो वायु अथवा निर्वात के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, चूँकि वायु अथवा निर्वात के लिए K इक्वल टू 1, यानी वायु और निर्वात के लिए जो K है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ K की जगह आप 1 रखेंगे तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटा R स्क्वायर फार्मूला बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को रख लेते हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे अतः E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और K की जगह पे यहाँ 1 रखेंगे तो कुछ नहीं वही होगा इंटू Q बटा में R स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला सेकेंड बनकर आ जाता है। तो यहाँ तक इस तरह आप लोग डेरिवेशन करेंगे, यहाँ आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन है वो खत्म हो जाता है। क्लियर है। और ये आपके 2 फार्मूले निकल कर आते हैं। ये आपका फार्मूला जब हम लोग का आवेशित कण किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हो तब लगाएंगे, और ये आप फार्मूला जब लगाएंगे जब आवेशित कण किसी परावैद्युत माध्यम जैसे कांच उच में स्थित न हो, यानी कि तो वायु में स्थित हो कि तो निर्वात में स्थित हो, तब यह फार्मूला लगाएंगे। और हर जगह लगभग आपका यही सेकेंड वाला ये फार्मूला यूज होता है, ये उतना यूज नहीं होता है न्यूमेरिकल में खासकर। ठीक है, चलिए अब आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कैसे आपको इसका डेरिवेशन करना है, कैसे आपको प्रॉपर चीज़ें करनी है। ठीक है, तो हमने ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली किसी बिंदु पे। ठीक है, अब चलिए जो हम लोग का सेकेंड इसमें पढ़ना था कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव या फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ, देखिए ये मान लेता हूँ, देखिए वैद्युत द्विध्रुव कुछ नहीं होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जिसमें समान प्रकृति के आवेश, ठीक है,
जिस पर समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पे स्थित होते हैं। जैसे देखिए ये आपका मान लेता हूँ, मैंने क्या डिफिनीशन अभी ये बताया कि वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जिस पर परिमाण में समान करने का मतलब कि यहाँ भी Q आवेश और यहाँ भी Q आवेश परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति यानी एक माइनस तो एक प्लस, तो मान लेते हो ये माइनस है और यह प्लस है। क्लियर है। एक दूसरे से 2l दूरी, एक दूसरे से यानी इनके और इनके बीच की दूरी क्या होगी 2l होगी, एक दूसरे से क्या 2l दूरी पे स्थित होते हैं, वही क्या कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बस यही डिफिनीशन है वैद्युत द्विध्रुव का। एक बार मैं और अच्छे से पढ़ता हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख लोगे या फिर आप नोट्स अगर लिए हो तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है, ठीक है, जिस पर परिमाण में समान, परिमाण में यानी यहाँ देखिए Q आवेश का मान समान रहेगा, अगर यहाँ 5 कूलम है तो यहाँ भी 5 कूलम रहेगा, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जिस पर परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति यानी है एक माइनस तो एक प्लस, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर, 2l क्या होती है काफ़ी कम दूरी, अल्प दूरी इसलिए इसको बोलते हैं, अल्प दूरी पे स्थित हो, यही होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो जो यहाँ चीज़ें मैंने थोड़ा लिखी उस चीज़ को मैं मिटा लेता हूँ। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये होता क्या है, ठीक है। तो देखिए इन्हीं में से ये जो दोनों अभी आपने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा, इनमें से किसी एक आवेश और आवेशों की जो बीच की दूरी होती है उसी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। यानी आपका जो P हो गया, P इक्वल टू क्या हो गया, इनमें से कोई एक आवेश मान लीजिए मैं Q ले लेता हूँ और गुणे इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी 2l, तो यहाँ P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 और ये सजा देते हैं 2ql हो जाएगा। यही क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और इसकी डिफिनीशन आप यही दोगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए यह कैसी राशि है, यानी सदिश है या अदिश है। तो देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये P है, ठीक है, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। आप लोग याद रखिएगा एक सदिश राशि है, यानी इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब इसकी दिशा किधर से किधर होती है, तो आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा कि इसकी दिशा जो होती है द्विध्रुव के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लाता हूँ, जो इसकी दिशा होती है ये P की, P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, उसकी दिशा ये द्विध्रुव जो है इसके अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यहाँ पे ये थोड़ी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसकी दिशा खासकर आप लोग के क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी दिशा क्या होती है द्विध्रुव के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। लेकिन हमने अभी पीछे के लेक्चर में पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे मतलब क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस Q आवेश से पर यानी दूर और ऋण आवेश की ओर होती है। ये हमने पढ़ा था पीछे के लेक्चर में। तो इसमें काफ़ी लड़के कंफ्यूज होते हैं, इसको जरा आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये नोट्स में सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर अच्छे से लिखी गई है, आप नोट्स में जाकर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हमने पढ़ लिया वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका फार्मूला P इक्वल टू 2ql पढ़ लिया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2ql होता है, जहाँ Q आवेश है और L क्या है इनके बीच की। देखिए यहाँ पे मैं L को भी बता देता हूँ। देखिए इनके बीच की अल्प दूरी क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है और मान लेता हूँ अगर इसका मध्य बिंदु O है यहाँ पे, तो ये यहाँ से यहाँ L होगा और ये यहाँ से यहाँ L होगा क्योंकि ये L तो मिलकर 2l बनेगा। तो यहाँ जो ये L है, ठीक है, जो यहाँ ये L है इन दोनों आवेशों के बीच की आधी दूरी है। क्लियर है। तो P इक्वल टू 2ql आप लोग ये याद रखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है फार्मूला होता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P होता है एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा द्विध्रुव के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब चलिए थोड़ा इसका हम लोग मात्रक और बीमा देख लेते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है इसका हम सबसे पहले मात्रक देख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। देखिए मात्रक हम फार्मूले से ही निकालते हैं, चूंकि हम लोग का फार्मूला यहाँ P इक्वल टू
2QL है, ठीक है। देखिए टू हम लोग का कोई कांस्टेंट है, इससे हम लोग का फार्मूला मतलब मात्रक नहीं निकलेगा। जहाँ भी ऐसा चीज़ होता है 2 3 4 5 इसको हटा देते हैं संख्या, या Q और L से निकलेगा। Q चूँकि आवेश है और L क्या है, L मतलब दूरी वही लंबाई, ठीक है, लेंथ। तो Q यानी आपका आवेश यानी कूलाम हो गया, इसका मात्रक यानी कूलाम हो गया। और यहाँ 2Q यहाँ इंटू यानी वही देखिए यहाँ 2QL लिखने का मतलब कि 2 गुणे Q गुणे L है, साथ में इसको इस तरह 2QL बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यानी या बीच में इसको हम इंटू भी 2 इंटू Q इंटू L इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो कूलाम इंटू और ये L क्या है, लंबाई, लेंथ, तो लंबाई का मात्रक मीटर। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा जब P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। अब देखिए इसी मात्रक की सहायता से हम इसकी बीमा भी निकाल लेते हैं। चलिए इस चीज़ को थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं और इस चीज़ की हम लोग यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P है इसकी हम लोग थोड़ा बीमा देख लेते हैं। बीमा कैसे निकालते हैं और आप याद भी कर लीजिएगा, ये भी मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ कूलाम है, ठीक है, मात्रक कूलाम मीटर है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, इसकी सहायता से हम निकालते हैं। कूलाम यानी आवेश, ठीक है, आवेश। और आवेश की आप लोग बीमा क्या होती है जानती ही हो, AT होती है। कैसे AT होती है ये हमने पीछे लेक्चर में इसको अच्छे से कवर भी कर लिया है, ठीक है। चलिए यहाँ भी बताता हूँ, चूँकि आवेश Q = IT होता है, हम लोग जानते हैं आवेश Q मानी आवेश इक्वल टू क्या होता है आपका IT होता है। Q = IT आपने पढ़ा होगा 10वीं कक्षा में, ठीक है। और I यहाँ पे क्या है, वैद्युत धारा है, और वैद्युत धारा यानी इसका एम्पियर हम बोल सकते हैं, और यहाँ T टाइम है यानी कैपिटल T। ये आपकी बीमा होती है क्या, आपकी आवेश की, ठीक है। तो वहीं यहाँ कूलाम यानी आवेश और आवेश की बीमा AT, क्लियर है। और इंटू यहाँ मीटर की बीमा कैपिटल L होती है, क्लियर है ये चीज़। यानी इस प्रकार आप अगर बीमा देखें तो ATL हो गई, क्या हो गई, ATL। ये आपकी क्या हो गई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की बीमा ATL, क्लियर है। देखिए आप ATL भी बोल सकते हैं या इसको आप सही क्रम में सजा सकते हैं, जैसा कि मैंने पीछे के लेक्चर में बताया है कि आप बीमा निकालोगे तो आपको सामान्यतः 4 चीज़ें देखने को मिलेगी, MLTA, ये 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर ये इस मतलब आपको इसी क्रम में भी सजाना है तो सबसे पहले M तो इसमें है ही नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद L है तो L को हम रख लेते हैं, और उसके बाद T तो T है तो T को भी रख लेते हैं, और उसके बाद A है तो A को भी रख लेते हैं। यानी LTA, इसकी बीमा क्या हो गई, LTA। ये भी हो सकती है, मतलब इस क्रम में आप लोग सजाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इधर उधर हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्रम में MLTA इस क्रम में आपको सजाना होता है जो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। हर जगह तो इसी क्रम में दिया भी रहता है, तो आप LTA ही याद करिएगा, ये ATL इस तरह मतलब इधर उधर के क्रम में याद मत करिएगा। क्लियर है आपको चीज़। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जो हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखा P = 2QL होता है और इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। अगर बीमा की बात करें तो LTA होता है, ठीक है। और ऊपर भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव देखें कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव कुछ नहीं होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है जिस पर परिमाण में समान, परिमाण में क्या होता है, परिमाण में समान, यानी इधर Q आवेश तो इधर भी Q आवेश, यानी इधर 5 कूलाम आवेश तो इधर भी 5 कूलाम, इधर 10 कूलाम तो इधर भी 10 कूलाम, ठीक है। तो परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, मतलब एक माइनस हो तो एक प्लस हो, ठीक है। एक -10 कूलाम हो तो एक प्लस 10 कूलाम हो, ठीक है। यानी विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित हो, यही क्या होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है तो हमने जान ही लिया कि ये वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, यानी एक आवेश में Q ले लेता हूँ और आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है 2L, इसी का जो गुणनफल होता है वही क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। और P क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है। क्या होती है, सदिश राशि होती है जिसका मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसका मात्रक का क्या होता है, आप सब अभी ने पढ़ा कि जिसका मात्रक आपका होता है कूलाम मीटर, क्लियर है ये चीज़। और अगर हम बीमा की बात करें तो जिसकी बीमा होती है, यहाँ इस चीज़ को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, जिसकी बीमा आपकी होती है LTA, ठीक है, LTA। तो आई होप सारी चीज़ें एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बस रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ये जो चीज़ें मैंने बताई इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है।
और अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड नहीं किए तो जाइए गूगल प्ले स्टोर से और डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे और वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बस थैंक यू।